प्यारे बच्चों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों आज की इस वीडियो में नेशनल मींस का मेरिट स्कॉलरशिप एग्जाम हिंदी में बात करें तो राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2025 के लिए विज्ञान का रियल मॉडल पेपर आप सभी के लिए प्रस्तुत है। प्यारे बच्चों, ये पेपर आपका 2024 में हुआ था और सेम इसी प्रकार से 2025 में पेपर आएगा। तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और इस पेपर से हमने सामाजिक विज्ञान और गणित के प्रश्नों को हल करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं, विज्ञान के प्रश्नों को हल करते हैं। एक बार अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर दें। तो प्यारे बच्चों, विज्ञान के प्रश्न 91 नंबर से शुरू होते हैं। तो पहला प्रश्न 91 नंबर दिया गया है, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। आप सभी लोग वीडियो की क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लीजिए ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको पढ़ें और सही ऑप्शन लगाने का प्रयास करें। विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 2 अक्टूबर या 14 नवंबर। तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। 2 अक्टूबर को आप सभी को पता है गांधी जयंती मनाई जाती है और 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 92 है, कीटभक्षी पौधा है गठपर्णी, गुड़हल, गुलाब या अमरबेल। तो बताइए कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 92 में। तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा कीटभक्षी पौधा है गठपर्णी। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। गुड़हल को हम एक प्राकृतिक सूचक के रूप में प्रयोग करते हैं, इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अमरबेल ये एक परजीवी पौधा होता है। सबके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। 93 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रक्त है संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, एपिथेलियम ऊतक या फिर तंत्रिका ऊतक। तो कौन सा ऊतक है रक्त? तो राइट आंसर बच्चों इसका हो जाएगा संयोजी ऊतक। रक्त क्या होता है, जिसको खून कहते हो, तो खून या ब्लड, इसको हम संयोजी ऊतक कहते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन है, बाह्य निषेचन किसमें होता है? मेढक, मनुष्य, गाय या कुत्ता। तो बाह्य निषेचन किसमें होता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है बच्चों प्रश्न है और बहुत ही बार पूछा गया है। तो बाह्य निषेचन बच्चों मेढक में होता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अमरबेल उदाहरण है, हमने आपको ऊपर बता दिया है, मृतजीवी का है, स्वपोषी का है, परजीवी का है या अधिपादप का है। तो बता दीजिए किसका होगा। इसका हम आंसर नहीं बताएंगे, हमने ऊपर आपको बता ही दिया है। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा 95 नंबर का राइट आंसर क्या है। 96 नंबर क्वेश्चन है, एक वयस्क मानव की मेरुदंड में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो बताइएगा कितनी हड्डियां होती हैं, 26, 33, 28 या 30। तो एक वयस्क मनुष्य में मेरुदंड में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 26 हड्डियां होती हैं। पहला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, 33 में लगा देंगे। तो ध्यान रखेंगे, जो बच्चों में हड्डियां होती हैं वो 33 होती हैं। एक वयस्क मनुष्य में रीढ़ की हड्डी में 26 हड्डियां होती हैं, कुछ हड्डियां जुड़ करके एक हो जाती हैं। तो ध्यान रखिएगा, वयस्क मनुष्य में 26 हड्डियां होती हैं। 97 नंबर क्वेश्चन, टाइफाइड की बीमारी किस सूक्ष्मजीवी के कारण होती है? विषाणु, जिसको वायरस कहते हैं, प्रोटोजोआ, जीवाणु या प्रोटीन। तो टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। तो इसका राइट आंसर बच्चों हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, जीवाणु के कारण। ठीक। 98 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कोशिका का ऊर्जा ग्रह है गाल्जी काय, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या केंद्रक। तो राइट आंसर बच्चों हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। बहुत ही सरल ऑप्शन जो है 2024 में पूछे गए थे और इसीलिए कट ऑफ भी हाई गया था। बच्चों ने 151, 54 और 54 ऐसे नंबर आए थे उनके, 60-70 तक की मेरिट पहुंच गई थी। तो आप लोग मेहनत करते रहेंगे तभी आपका जो है टॉप में नाम आएगा और जिला टॉप, स्कूल टॉप भी करेंगे। तो 99 नंबर क्वेश्चन जो कहता है कि पादपों में जल का परिवहन होता है मूलरोम द्वारा, रंध्रों द्वारा, फ्लोएम द्वारा या जाइलम द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और 2 प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं कि जल का परिवहन किससे होता है और भोजन का परिवहन किससे होता है। तो जल का परिवहन जाइलम द्वारा और भोजन का परिवहन फ्लोएम द्वारा। ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर चौथा ऑप्शन है, जाइलम के द्वारा पादपों में जल का परिवहन होता है।
यानी दो प्रकार के ऊतक ध्यान रखिएगा, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जल का परिवहन करता है, जा से जल और जा से जाइलम, ठीक। और फ्लोएम जो होता है वो बने बनाए भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचा देता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 100 है, निम्न में से कौन से जंतु अंडे देते हैं? पेंगोलिन, प्लेटिपस, मंगूज, ओपोसम। सही आंसर बच्चों हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, प्लेटिपस। प्रश्न नंबर 101 दिया गया है, किसी जड़ में भोजन संग्रहण के लिए रूपांतरण होता है। सीधा सा सवाल है कि जड़ कौन सा है, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन दिया गया है आलू, अदरक, गाजर या फिर अरबी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बच्चों, जो गाजर होती है जड़ होती है। आलू, अदरक और अरबी जिसको घुइयाँ कहते हो, ये जो होती हैं तना होती हैं। ध्यान रखिएगा, तना से जो होता है वो नए पौधे का निर्माण होता है, लेकिन जड़ से नए पौधे का निर्माण नहीं होता। जैसे जड़ जो है आपकी गाजर है, मूली है, तो गाजर और मूली को ध्यान से देखिए तो क्या होता है कि उससे नए पौधे का निर्माण नहीं होता, लेकिन आलू से नए पौधे बन जाते हैं, अदरक से भी नया पौधा बन जाता है, प्याज से, लहसुन से, अरबी से, इससे जो है नए पौधे बन जाते हैं, इसलिए तना कहलाते हैं। शलजम आप ले लें, यह भी एक प्रकार से जड़ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 102 दिया गया है, नर और मादा युग्मकों का युग्मन कहलाता है निषेचन, प्रकीर्णन, विखंडन या मुकुलन। तो नर और मादा युग्मकों का जो मिलन होता है, जो युग्मन होता है, उसे निषेचन कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 102 नंबर क्वेश्चन के बाद 103 से गणित के प्रश्न शुरू होते हैं। तो इस वीडियो में गणित के प्रश्नों को नहीं देखेंगे और हम चलते हैं सीधे विज्ञान के प्रश्नों पर। तो विज्ञान का जो प्रश्न है वो 123 नंबर से फिर से स्टार्ट है। तो 123 नंबर प्रश्न को आप पढ़िए ध्यान से और इसका आंसर दीजिए। निम्नलिखित संस्रोतों में से कौन सा ऊर्जा संस्रोत नवीकरणीय है? तो नवीकरणीय कौन सा स्रोत होता है ये बताइएगा। पेट्रोलियम तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला, भूतापीय ऊर्जा। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो चौथा ऑप्शन सही है। जो भूतापीय ऊर्जा है वो एक नवीकरण योग्य संसाधन है, क्योंकि ये हमारे प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध होता है और इसको बार बार प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ये सभी एक निश्चित मात्रा में हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हैं और हम इसको एक बार यूज करके दोबारा इसको प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक। तो यही कारण है कि ये अनवीकरणीय हो जाएंगे और चौथा ऑप्शन नवीकरणीय हो जाएगा, ठीक। ध्यान रखिएगा। 124 नंबर प्रश्न, दूरी और विस्थापन के लिए कौन सा विकल्प सही है? तो इन विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए। अब हम आपको एक उदाहरण बताएंगे। जैसे मान लो ये आपका एक इस प्रकार से रास्ता है, ये ए यहाँ पर है, यहाँ पर आपका बी है। तो ए से बी तक जाने के लिए एक रास्ता है। तो इसमें जो दूरी बनेगी बच्चों, उसको दूरी कहते हैं। हम पूरे रास्ते को घूम करके जाएंगे तो ये हमारी दूरी हो जाती है। मतलब ए से लेकर बी तक जाएंगे तो ये पूरी हमारी क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी। लेकिन वही अगर हम विस्थापन की बात करें तो विस्थापन जुड़ता है डायरेक्ट, ठीक। सीधे हम पहुंच जाएं, टेढ़ा मेढ़ा ना जाएं, सीधे चले जाएं, तो वो हो जाता है विस्थापन। तो ये आपका विस्थापन है और ये जो टेढ़े मेढ़े हम आए हैं तो ये है आपका दूरी। तो दूरी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी विस्थापन से, ठीक। दूरी ज़्यादा होगी विस्थापन से। और ये सदैव यही होता है कि जो विस्थापन होता है वो सदैव कम होता है दूरी से, या फिर बराबर हो सकता है। जैसे मान लो कि एक सीधा रास्ता है तो इसमें दूरी और विस्थापन दोनों समान हो जाएंगे, तो ये आप ध्यान रखेंगे। और जो विस्थापन होता है वो सदैव कम होता है दूरी से। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा बच्चों वो पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा। दूरी बड़ी होती है और बराबर होती है विस्थापन की, या तो बराबर होगी या फिर बड़ी होगी, ठीक। कम नहीं हो सकती है दूरी। 125 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R हो तो प्रकाश के परावर्तन के नियमानुसार क्या सही होगा? तो अब परावर्तन के दो नियम होते हैं, ध्यान रखिएगा। पहला नियम कहता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो पहला नियम तो ये हो गया। दूसरा नियम ये कहता है कि आपतन कोण की ज्या तथा परावर्तन कोण की ज्या का अनुपात समान होता है। तो जब अनुपात समान होगा जाहिर सी बात है दोनों कोण क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि परावर्तन कोण और आपतन कोण दोनों बराबर होते हैं। तो राइट आंसर पहला ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद 126 नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन होता है धनावेशित, ऋणावेशित, उदासीन, इनमें से कोई नहीं।
तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ऋणावेशित होता है और जो प्रोटॉन होता है वो धनावेशित होता है, ठीक। और न्यूट्रॉन जो होता है वो उदासीन होता है, ध्यान रखेंगे। 127 नंबर, श्रव्यता परास होती है, अर्थात मनुष्य जो है कितने डेसिबल तक की, कितने हर्ट्ज तक की आवाज़ को सुन सकता है। तो इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में जो आवाज़ होती है वो मनुष्य सुन सकता है, श्रव्यता परास होती है मनुष्य के लिए। 128 नंबर क्वेश्चन है, अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब होता है आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा होता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 129 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जल का घनत्व होता है, तो जल का घनत्व कितना होता है? 1000 किलोग्राम प्रति घन मीटर, ठीक। इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। 130 नंबर क्वेश्चन ध्यान कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है ठोस में, द्रव में, गैस में या निर्वात में? तो ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है ठोस में, और इसके बाद जो है द्रव, फिर उसके बाद गैस, और निर्वात में बिल्कुल नहीं होती, ठीक। निर्वात में ध्वनि की चाल नहीं होती है, कई बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। 131 नंबर क्वेश्चन है, अचुंबकीय क्षण एवं चुंबकीय क्षण की अलग अलग पहचान करने के लिए निश्चित परीक्षित बल है। तो कौन सा निश्चित परीक्षित बल है? तो वो हो जाएगा विकर्षण, ठीक। 132 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के आधा लीटर जल को 70 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वाले 2 लीटर जल में मिला दिया गया है, मिश्रण का तापमान क्या होगा? ठीक। तो आप ये एक चीज़ ध्यान रखो कि जो तापमान होता है वो गर्म से ठंडे की तरफ जाता है ना। अगर कोई वस्तु गर्म है तो वो ठंडे की तरफ जाएगा। तो एक चीज़ ये है कि इसके लिए फार्मूला एक इस्तेमाल करिएगा, M1 S डेल्टा T और बराबर M2 S डेल्टा T, ठीक। यहाँ डेल्टा टी क्या है? डेल्टा टी की है ताप में परिवर्तन। अब 40 से जब हम 70 में जाएंगे, यानी दोनों को आपस में मिलाएंगे, तो 40 से क्या हो जाएगा? तापमान कुछ ऊपर जाएगा और 70 वाला जो तापमान है वो नीचे आएगा, तो ताप में दोनों में परिवर्तन होगा। तो इसमें हम ताप में परिवर्तन कैसे निकालेंगे? तो यहाँ M1 का मान रखेंगे, यहाँ पर आधा लीटर है तो 1/2 रख दीजिए। S1 ये बच्चों होती है विशिष्ट ऊष्मा, तो विशिष्ट ऊष्मा दोनों में जल है, यानी अगर द्रव चेंज होते हैं तो उसमें चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर द्रव चेंज नहीं हो रहे हैं तो सेम रहेगा, तो इसको S की जगह S रख देते हैं। ताप में परिवर्तन हो जाएगा 40 से, मान लीजिए कि 40 से ज़्यादा ही हो जाएगा, 70 वाला और 40 वाला जब मिलाएंगे तो तापमान ज़्यादा होगा 40 से। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसमें हम घटा लेंगे T से, जो टेम्परेचर होगा T से 40 कर देंगे माइनस, ठीक। और इसके बाद बराबर में M2 का मान 2 और इधर S का मान ऐसे ही रहेगा, और डेल्टा T का मान 70 से कम होगा, तो 70 से आप जो है घटा लेंगे, 70 माइनस T कर देंगे, ठीक। अब इसको हल कर लीजिए, इसको हल करेंगे तो देखो यहाँ से आपका S जो है कट जाएगा, सॉरी 2 नहीं कटेगा, S कटेगा, काट देंगे। इसके बाद देखो ये 2 इधर भाग में है, इधर ले आओ तो ये गुणा में हो जाएंगे, तो इसका जो है ये बन के आ जाएगा आपका, क्या बनेगा? T माइनस 40 बराबर 2 गुणा में जाएगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 और ब्रैकेट में हो जाएगा 70 माइनस T, ये हो जाएगा। अब देखो इसको हल करके T का मान निकाल लीजिए और वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो T अगर हम इधर रखें -40 और बराबर 4 से गुणा करो, 7 चौको 28, 280 और इधर 4T हो जाएगा माइनस का, 4T इधर ले आओ तो हो जाएगा 5T, ठीक। बराबर 40 इधर ले आओगे तो ये प्लस का हो जाएगा 280 और 40 हो जाएगा आपका 320, ठीक। अब 320 को 5 से काट देंगे तो ये हो जाएगा आपका 64, तो T का मान कितना आएगा? 64 डिग्री सेंटीग्रेड। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बच्चों इसमें तीसरा वाला। 133 नंबर क्वेश्चन कहता है कि समतल दर्पण पर 60 डिग्री से आपतित किरण के लिए परावर्तन कोण क्या होगा? तो अभी हमने बताया था कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो राइट आंसर आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। 134 नंबर प्रश्न कहता है कि प्रकाश के वर्णक्रम में मध्य का रंग होता है, तो जो प्रकाश प्रकीर्णन होता है उसमें एक वर्णक्रम बनता है, ठीक। वर्ण विक्षेपण क्रिया जो होती है उसमें रंग बन जाते हैं 7 रंग, तो 7 रंगों में मध्य वाला रंग कौन सा होता है? तो हरा होता है। इसको आप याद कर लीजिएगा बैनी या फीनाला से, ठीक है। सूत्र होता है विव की ओर,
उससे आप याद कर लीजिए, हमने कई वीडियो में बताया हुआ है। 135 नंबर क्वेश्चन, ये आपको चित्र दिखाई दे रहा है, कह रहा है कि प्रतीक किसका है। तो जैसे आपको प्लस और माइनस का निशान दिख जाए और इस प्रकार से चित्र बना हो तो वो बैटरी का होता है। राइट आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। 136 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विभवांतर का संबंध वोल्ट से है तो प्रतिरोध का संबंध किससे होगा। तो विभवांतर वोल्ट का जो है, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, उसी प्रकार से प्रतिरोध का मात्रक ओम हो जाएगा। चौथा ऑप्शन सही है इसका। 137 नंबर क्वेश्चन कहता है कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत और परावर्तक तल के बीच की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए, जबकि ध्वनि का वेग 330 मीटर प्रति सेकंड है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 16.6 मीटर। 138 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत जो असीमित मात्रा में उपलब्ध हों, जिनको कभी ख़त्म ना किया जा सके, तो पवन, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, उपरोक्त सभी हो जाएगा चौथा ऑप्शन। 139 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है। तो कोयले का जलना, तो ये भौतिक परिवर्तन तो नहीं है। दूध से दही का जमना, ये भी रासायनिक परिवर्तन आपका हो जाएगा। पानी से बर्फ़ का जमना, ये आपका भौतिक परिवर्तन नहीं है, रासायनिक परिवर्तन है। पानी से बर्फ़ का जमना ये भौतिक परिवर्तन हो जाएगा, सॉरी सही है। और लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। तो ये जो तीसरा ऑप्शन सही है यही आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि कोयले का जलना, दूध से दही का बनना और लोहे में जंग का लगना, ये तीनों जो दिए हैं रासायनिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन यही है पानी से बर्फ़ का जमना, अर्थात हम पानी से बर्फ़ बना लें, बर्फ़ से पानी बना लें, यानी हम जो है इसमें कोई रासायनिक रिएक्शन नहीं होगा, है ना। 140 नंबर क्वेश्चन है, चूना पत्थर से प्राप्त होने वाली धातु कौन सी है। तो चूना पत्थर जो होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम का मतलब होता है कैल्शियम इसमें है, तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। सोडियम धातु का संकेत है, सोडियम SO नहीं, N नाइट्रोजन होता है, Na होता है सोडियम धातु का संकेत। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 142 है, एल्युमिनियम का अयस्क है। तो एल्युमिनियम का जो अयस्क होता है वो बॉक्साइड होता है, अगर हम ऐसे कह दें, और उसका फार्मूला ये होता है चौथा ऑप्शन में Al2O3 × 2H2O। ठीक। 143 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अप्रत्यावर्तित परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। ध्यान रखिएगा, बहुत गौर से इसको पढ़िएगा। अप्रत्यावर्तित परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, अर्थात ये प्रत्यावर्ती परिवर्तन है। तो कौन सा इसमें प्रत्यावर्ती है। दूध से दही का बनना, गुब्बारे का फूलना, मोमबत्ती का जलना, धूप बत्ती का जलना। तो बताइए कौन सा है भाई। तो देखो, दूध से दही का बनना, तो ये तो अप्रत्यावर्तित है, क्योंकि इसको प्रत्यावर्तित नहीं बना सकते, मतलब एक बार दूध से दही बन गया तो बन गया, फिर उसको नहीं बदल सकते आप, तो ये अप्रत्यावर्तित हो गया। मोमबत्ती का जलना, एक बार जल गई तो वो रासायनिक परिवर्तन हो गया, वो अप्रत्यावर्तित है। धूप बत्ती का जलना ये भी अप्रत्यावर्तित है। गुब्बारे का फूलना ये प्रत्यावर्तित है, एक बार फुलाइए फिर से हवा निकाल दीजिए फिर से फुला दीजिए, तो ये प्रत्यावर्तित हो जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन सही है। 144, वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है, आप सभी को पता है 21%। ओजोन परत में छिद्र का कारण क्या है। तो ओजोन परत क्यों प्रदूषित हो रही है, क्यों जो है क्षरण हो रहा है, तो हो रहा है बच्चों वायु प्रदूषण के कारण। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी लोग चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें। जो भी छात्र नए हैं उनको आप प्रेरित करिए। चैनल के माध्यम से फ्री में तैयारी करवाई जाती है, कोई भी पैसा आपको नहीं देना होता है, बशर्ते आप मेहनत से पढ़ते रहें, सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। आप सभी लोग जितना हो सके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल का सपोर्ट ज़रूर करें, ताकि हम आप सभी के लिए इसी प्रकार से नए वीडियो लाते रहें। और चैनल में जो भी पुराने वीडियोज़ पड़े हुए हैं उनको भी आप देखते रहें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।